Hello everyone, welcome to our channel Universal Laws. My name is Shefali Chandravanshi and I have cleared Uttarakhand Judicial Services Examination with rank 6. देखिए, जब भी आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स आपसे ये जानना चाहते हैं कि उस एग्ज़ाम को लेकर के आपकी क्या एक स्ट्रेटेजी रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। रिसेंटली आप जानते होंगे कि उत्तराखंड सिविल जज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एंड आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है दैट इज शेड्यूल्ड टू हैपन ऑन 30th of April। आपके पास ऑलमोस्ट वी कैन से 45 डेज आपके पास इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए रहे हैं। आप इस 45 डेज़ का जो टाइम पीरियड है उसमें आप किस तरह से तैयारी करें, क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करें, सभी बातों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उस सिलेबस को भी आपने देखा होगा। और मोटा मोटा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका 200 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है एंड जहाँ पर आपके दो पेपर रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। हाउएवर ए पेपर्स में कोई गैप नहीं होगा, एक ही पेपर एक साथ ही वो रहेगा जहाँ पर 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे रिगार्डिंग जीके, जहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ एंड करंट अफेयर्स दैट इज द नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन 150 मार्क्स में आपसे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज योर सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। टोटल यहाँ पर 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। ओके, एंड 200 मार्क्स का आपका ये प्रीलिम्स है और यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ओके, देखिए, बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ उत्तराखंड का एग्ज़ाम दिया, मैंने डिफरेंट स्टेट्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर मुझे उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम है वो बाकी स्टेट के एग्ज़ाम से थोड़ा अलग लगता है एंड एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी होगी। तो मेरा जो पर्सनल यहाँ पर कंक्लूजन है दैट इज़ कि अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तो सीट्स बहुत कम हैं। टोटल 16 पोस्ट इस बार आई हैं, पिछली बार 13 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन था, तो 16 पोस्ट हैं एंड अगर आप प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ रही हैं उसको भी देखें, देखिए मैं आपको बताती हूँ। 2018 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपका 162.50 इतना कट ऑफ रहा था। Then in 2019 the cutoff was 145.75। then 2021 जो लेटेस्ट अभी आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपका कट ऑफ था 168.71। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कट ऑफ्स मैं बता रही हूँ। तो अगर आप 2018, 19, 21 तीनों ही साल का कट ऑफ अगर आप देखें तो 162, 145 एंड 168 आउट ऑफ 200 मार्क्स, तो अबाउट 75 to 80% आपको प्रीलिम्स में स्कोर करना होगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर मेंस एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहती है। तो एक कंक्लूजन अगर हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करें तो आपको, जब आप अपनी तैयारी वाले फेज़ में हैं, जब भी आप किसी मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, दैट इज़ योर एक्यूरेसी लेवल। आपको अपना जो एक्यूरेसी लेवल है वो इस हद तक बढ़ाना होगा कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं नेगेटिव मार्किंग में भी आप अपने मार्क्स को गंवा नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं अगर अपना स्कोर बताऊं तो मेरा क्या था कि मेरे सिर्फ 7 क्वेश्चंस ही नेगेटिव मार्किंग में गए थे। तो देखिए, इस तरह से आपको क्या करना होगा, अपनी तैयारी के दौरान
आप जब भी कुछ चीज़ पढ़ें, डायरेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इलस्ट्रेशंस पढ़ रहे हैं या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, सो यू हैव टू हैव अ वेरी प्रिसाइज नॉलेज, वेरी एक्यूरेट नॉलेज, कि जहाँ पर आप क्वेश्चन को देख करके ही विदाउट एनी ऑप्शंस आप बता सकें कि इस क्वेश्चन का आंसर ये था, ये पर्टिकुलर बात तो इस सेक्शन में कही गई है। इस तरह की एक्यूरेसी से ही आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। क्योंकि देखिए आई मस्ट से कि इतने मार्क्स लाने यानी 75 to 80% स्कोर करना अलग है, क्योंकि डिफरेंट अगर आप दूसरे स्टेट्स में देखें तो वहाँ पर इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी आप जब प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी देखेंगे तो जो पेपर का पैटर्न है वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ आता हो। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को ही देखेंगे, प्रीवियस ईयर वाला जो एग्ज़ाम था, तो वहाँ पर भी आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कि सपोज आपसे पूछा गया कि ये पर्टिकुलर चीज़ किस पर्टिकुलर सेक्शन में है, या कोई इलस्ट्रेशन देख करके पूछा गया कि ये इलस्ट्रेशन किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्ट कि आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। एंड डायरेक्ट मीन्स कि आपको वहाँ पर सेक्शंस के पर्टिकुलर हेड नोट्स आपको पता होने चाहिए, इलस्ट्रेशंस पता होनी चाहिए, एंड जो भी वहाँ पर अगर कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ भी इस तरह का है, उससे रिलेटेड कोई मैगज़िम अगर है उस सेक्शन से रिलेटेड, तो वो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, प्लस देखिए यस, सो सिलेबस हम बात कर चुके हैं, स्ट्रेटेजी। एंड देखिए सबसे बड़ी बात कि अगर मैं चाहूँ तो अभी भी आपको एक नई स्ट्रेटेजी बता सकती हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना होगा। बट मैंने खुद ही जब अपने चैनल को देखा तो मुझे याद आया कि हाँ, मैंने 1 साल पहले जब खुद तैयारी की थी तो उस समय जो मैंने फॉलो किया था, सेम उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाँ, जो मैं खुद फॉलो करने जा रही हूँ वो चीज़ मैं दूसरे लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। एंड इस तरह से मैंने सेम जो चीज़ें खुद फॉलो की वही चीज़ों को डिस्कस करते हुए एक वीडियो उस समय शेयर किया था। तो आज भी इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं अब कोई वीडियो बनाती हूँ तो दैट विल बी अ रिवाइज्ड थिंग, कि अब मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो उसके बाद मैं वो चीज़ें बता रही हूँ। बट व्हेन आई वॉज माई सेल्फ प्रिपेयरिंग, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रही थी उस समय जो मैंने वीडियो बनाया था, तो आई गेस कि आपको वही वीडियो देखना चाहिए। एंड इस वीडियो में हम उस वीडियो को ऐड करने जा रहे हैं। और देखिए उस वीडियो में मैंने प्रॉपरली डिटेल में सब कुछ बताया था कि किस तरह से आप जीके को पढ़ें, इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स को कैसे पढ़ें, लॉ को किस तरह से रिवाइज करें। और प्लस देखिए, अगर आपको कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। प्लस इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा जो दिक्कत होगी वो इंटरनेशनल लॉ में हो सकती है। तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ की बहुत सी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। प्लस बहुत सा ऐसा कंटेंट मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस बना सकूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहें। प्लस नोट्स भी प्रोवाइड करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और इसके अलावा हम हिंदू लॉ की अगर बात करें तो हिंदू लॉ से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। प्लस एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जब आप तैयारी करते हैं, अब मैंने एक्यूरेसी लेवल बोल दिया, तो एक्यूरेसी लेवल से ये मतलब भी नहीं है कि आप किसी चीज़ के इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करें जितना ज़्यादा डीप आपसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। ओके, आप एग्ज़ाम की उसको पॉइंट को भी पकड़ें, आप ये पकड़ें इस चीज़ को कि जब आपसे प्रीलिम्स का जो पेपर होता है तो वो आपसे इतना ज़्यादा डेप्थ में जाकर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि आप वहाँ पर एक ही टॉपिक को लेकर के बैठे और एक ही टॉपिक में 4-4 5-5 दिन लगा दिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, आपको उतना ही पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम निकल सके, फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ही आपको पढ़ना है। सो मैं फिर से यही कहूँगी कि आपको बैरेक्ट की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। आप सेक्शंस की हेड नोट्स, उनके इलस्ट्रेशंस को पढ़ें, एमसीक्यू सॉल्व करें, बी इट सिंगल्स, बी इट परीक्षा मंथन, आप किसी भी बुक से वहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करें, और ना केवल यूपी बल्कि यूपी के उत्तराखंड के साथ साथ आप डिफरेंट अदर स्टेट्स के भी
जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें। एंड अब मैंने यूपी कह ही दिया है तो मुझे यूपी से याद आया कि अभी बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली ही आपने यूपी का एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो आपकी उसके अकॉर्डिंग भी आपने तैयारी ज़रूर की होगी। तो देखिए यूपी और उत्तराखंड का जो सिलेबस है वो काफ़ी एक जैसा सा है, तो वो तैयारी भी आपकी ज़रूर यहाँ पर काम आएगी। सो हैव जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखें। और अभी बहुत से एग्जाम्स लाइंड अप हैं, अभी बिहार का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एंड देन राजस्थान, एमपी, दीज आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड। सो बहुत कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे, बट आपको क्या करना है, आपको खुद को उसके लिए तैयार करना है कि जब भी एग्ज़ाम आए आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। और देखिए इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता सकते हैं जो कुछ भी आपको हमसे हेल्प चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के हम आपको नोट्स प्रोवाइड करें या वीडियोस बनाएं, या फिर कुछ और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। एंड अब आप इस स्ट्रेटेजी को देखें और समझें कि किस तरह से आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आपकी इस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। सो यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोस। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देखिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू करने से पहले आपको उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए। आपको सबसे पहला आपका काम होता है कि आप समझें कि आपका टारगेट क्या है, क्या पर्टिकुलर सिलेबस है जिसको आपको पढ़ना है, किस तरह से एग्ज़ाम को डिज़ाइन किया गया है। सो देखिए यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं। जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आपके पास है पेपर 1 दैट इज़ ऑफ जीके एंड पेपर 2 दैट इज़ ऑफ लॉ। सो सिलेबस जो है आपका वो इस तरह से है कि पेपर 1 आपका 50 मार्क्स का होगा, जहाँ पर आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रीसेंट जो भी केस लॉज है, रीसेंट लीगल डेवलपमेंट, ये सब आपका पेपर 1 में आपसे पूछा जाता है। वेयर एज पेपर 2 जो है वहाँ पर टोटल आपको 7 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, दैट इज़ सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस। ये देखिए ये जो एरिया है ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमनली हर एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वेदर आप उत्तराखंड के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या फिर आप अगर किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे तो भी आपने ये सब्जेक्ट्स ज़रूर पढ़े होंगे। इसके अलावा टीपीए आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ भी यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सो टोटल 7 यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। ओके, यहाँ से आपसे 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट सिलेबस। अब हम डिटेल में एनालाइज करते हैं कि आप पेपर 1 को और पेपर 2 को किस तरह से पढ़ सकते हैं। पेपर 1 देखिए, अगर हम मोटा मोटा एक पेपर 1 में देखें, आप नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड लीगल जो भी करंट अफेयर्स हैं, लीगल डेवलपमेंट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, सो अब हम देखते हैं कि क्या वो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो कि आप सबसे पहले आपको कवर करने चाहिए। देखिए आपको क्या करना है, एक स्मार्ट स्टडी करनी है। एंड स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब है कि अगर आप डिटेल में देखें तो वहाँ पर लिखा है रीसेंट लीगल डेवलपमेंट, और अगर आप रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स को पढ़ने लगें तो बहुत कुछ ऐसा है, या फिर करंट अफेयर्स को अगर आप पढ़ने लगें, वो भी लीगल करंट अफेयर्स को भी, तो भी आपको बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मिलेंगे, बहुत कुछ ऐसा मिलेगा, वास्ट एरिया आपके पास होगा जो कि आप अगर पढ़ें तो भी 1 महीने में कवर नहीं कर सकते हैं। सो आपको क्या करना चाहिए, जब आप सिलेबस को देख रहे हैं तो वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल लॉ आपसे पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा,
और ये दोनों ही ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप टू सम एक्सटेंट सिलेबस को लिमिटाइज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पता है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरह के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इवन आप प्रीवियस ईयर पेपर्स से भी एक बार एनालाइज कर सकते हैं। सिमिलरली विद इंटरनेशनल लॉ, वहाँ से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करें। जब आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कर लें उसके बाद आप आगे फॉरवर्ड मूव करें टुवर्ड्स रीसेंट करंट अफेयर्स की तरफ, लीगल जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो भी लेटेस्ट कोई जजमेंट्स आए हैं, फिर उसके बाद उनको पढ़ें। बिकॉज अगर आप ये पहले करने लग गए तो इसी में काफ़ी समय लग जाएगा और जो आपका इंटरनेशनल लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन है ये रह सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करें कि इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को आप पहले कवर करेंगे। एंड ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस इंटरनेशनल लॉ से पूछे जाते हैं। सिमिलरली 10 to 15 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं। सो इन दोनों से ही आपके 25 to 30 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको इन्हें पहले प्रायोरिटाइज करके पहले इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करना चाहिए। और इंटरनेशनल लॉ में भी काफ़ी एक प्रॉपर डिफाइंड एरिया है जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस यूएन चार्टर आपको ज़रूर पढ़ना है। यूएन के जो भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, कितने ऑर्गन्स होते हैं, जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, कौन परमानेंट मेंबर्स हैं, कौन नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, किस तरह से इलेक्शन किया जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब ये एस्टेब्लिश हुआ। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लॉ में देखिए केस लॉज भी पूछे जाते हैं काफ़ी। इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड बहुत ऐसे लैंडमार्क केस लॉज हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। एंड ऑल्सो डेफिनेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है कि आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन किस पर्टिकुलर ज्यूरिस्ट के द्वारा दी गई है। इंटरनेशनल लॉ में सोर्सेज, सब्जेक्ट्स और वहाँ पर सिलेबस में क्लियरली लिखा है कि न्यूट्रलिटी इंटरनेशनल लॉ में एक स्पेसिफिक टॉपिक है, दैट इज़ न्यूट्रलिटी। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। ऑल्सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड समिट्स, देखिए यहाँ पर भी आप रीसेंट को किस तरह से इंटरनेशनल लॉ से रिलेट कर सकते हैं कि जो भी रीसेंट कोई समिट्स हैं, जो भी न्यूज़ में हैं कि इस तरह की किसी समिट में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया या फिर ग्लोबल लेवल पर कोई इस तरह से समिट ऑर्गेनाइज की गई है, फॉर एग्जांपल एशियान है या फिर इस तरह से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके मेंबर्स आपको पता होने चाहिए, कब उन ऑर्गेनाइजेशंस का गठन हुआ, क्यों हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप इंटरनेशनल लॉ के साथ ही और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कवर करें। ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिमिलरली एक सेट पैटर्न है, एक सेट डिफाइंड एरियाज़ हैं कि आपको सबसे पहले डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी अमेंडमेंट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेटेस्ट कोई अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उससे रिलेटेड आपको बातें पता होनी चाहिए। जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं, आप मेनका गांधी पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। ओके, तो इस तरह से आपको जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो, और उसके साथ साथ जो भी रीसेंट कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट किया गया है उसको भी आपको यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कवर करना है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर कोई जजमेंट अगर दिया है या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट लॉ ले डाउन किया है उसको भी आप ध्यान में रखें। ओके, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका पॉलिटी का एरिया है उसको भी आपको ज़रूर कवर करना है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह से प्रेसिडेंट वगैरह से रिलेटेड जो भी आपका वो वाला एरिया है, आर्टिकल 51 से आगे जो है उसको भी आप ज़रूर अच्छे से कवर करें। ओके, देन वी कम टू लीगल करंट अफेयर्स। अब देखिए ये पूरा का पूरा एक समझिए सागर है जिसमें आप जितना भी डूबे उतना ही कम होगा। बिकॉज करंट अफेयर्स में बहुत कुछ है आपके पास जो कि आपको पढ़ना होगा, पर यहाँ पर भी आपको क्या करना है,
आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी होगी। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल वो पढ़ना है जो कि आपकी हेल्प करे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो ये कैसे आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें? इसके लिए हम अपने चैनल पर भी कुछ वीडियोस लेकर के आएंगे। प्लस आपको क्या करना चाहिए, आप पहले चीज़ों को रिलेट करें कि किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कि सपोज़ कोई भी रीसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, सपोज़ अगर किसी को अपॉइंट किया गया है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, फॉर एग्जांपल कैग कौन है, या सीजे किसको अपॉइंट किया गया, या फिर कोई नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, या फिर अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसको अभी रिसेंटली बनाया गया है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है या किसे क्यों अपॉइंट किया गया, ये सब आपका लीगल करंट अफेयर्स। उसके अलावा अगर कोई भी पर्टिकुलर ऐसा मुद्दा जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट अपना पास आउट किया, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड ये भी आप इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि किसी किसी क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि 2-3 क्वेश्चंस आपको जूरिस्प्रूडेंस से भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसको आपको करना है सबसे बाद में, एट द वेरी एंड, जब आपको लगे कि इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स वगैरह और लीगल डेवलपमेंट ये सब आपने पढ़ लिया है, उसके ऊपर आपको सिर्फ आपका रिवीजन रह गया है। उसके बाद एट द वेरी एंड आप जूरिस्प्रूडेंस को भी थोड़ा बहुत देखें, थोड़ा बहुत इसे पढ़ें, बिकॉज यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी आपको फोकस करना है। सो ये हमने बात करी अबाउट पेपर 1 जो कि आपका जीके का पेपर होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट पेपर 2। सो आपका जो पेपर 2 है वहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि टोटल ये आपको 7 सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि आपको हर एक सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है हिंदू लॉ। देखिए जब आप हिंदू लॉ की बात करते हैं तो हिंदू लॉ में मेनली आपको 4 एक्ट पढ़ने हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, एंड फोर्थ इज योर हिंदू सक्सेशन एक्ट। ओके, सो जिस सीक्वेंस में मैंने इन्हें बोला उसी सीक्वेंस में आप इन्हें पढ़ें। सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ें, वहाँ से और क्या पढ़ना है, सबसे मेन आपको सबसे पहले जो करना है दैट इज़ यू हैव टू फोकस ऑन बेयर एक्ट्स, जो भी इनके बेयर एक्ट्स हैं, बिकॉज डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि डाइवोर्स से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स किस सेक्शन में दिया गया है, कस्टडी ऑफ चाइल्ड किस पर्टिकुलर सेक्शन में है। सो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कि आपको हिंदू लॉ के जो भी मेन एक्ट्स हैं इन सभी के बेयर एक्ट को पढ़ना है। जब आपको लगेगा कि आपने बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ लिया है, अब आपको बेयर एक्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा याद हो गया है, तो आप क्या करें, एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करें। जिस भी पर्टिकुलर एक्ट को आपने पढ़ा उस एक्ट के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। जो एमसीक्यू आपसे नहीं बनता है, आपको नहीं उसका आंसर आता है, उसको सर्कल करें, तुरंत अपने बेयर एक्ट में उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करें। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ओके, अब आपने एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हिंदू लॉ में कई बार केस लॉज भी पूछे गए हैं। जो भी लैंडमार्क केस लॉज हैं वो भी हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में केस लॉज भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये आपको कब करना है, ये आपको जब करना है जब आपको लगता है कि आपने बेयर एक्ट सफिशिएंटली पढ़ लिया है, बेयर एक्ट आपको अच्छे से हो गया है याद। ओके, क्योंकि आप अगर एक साथ सब कुछ करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको एक प्रॉपर मैनर में कदम कदम बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आप सब कुछ एक बार में कर लेंगे, आप एक एक करके कदम बढ़ाएं। पहले आप बेयर एक्ट पढ़ें, एमसीक्यू सॉल्व करें। जब आपको लगता है कि बेयर एक्ट और एमसीक्यू अब आपको हो रहे हैं सॉल्व, आपको सिर्फ रिवीजन करना रह गया है, तब आप केस लॉज को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। ओके, सो दिस इज़ अबाउट हिंदू लॉ। सिमिलरली ऐसी ही आपको स्ट्रेटेजी मुस्लिम लॉ के लिए अपनानी है। मुस्लिम लॉ में भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन सुन्नी एंड शिया स्कूल।
ओके, जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ दो अलग अलग स्कूल्स हैं और वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मैरिज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इन मुस्लिम लॉ तो वहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि इन केस ऑफ सुन्नीज विटनेसेस की ज़रूरत होती है एट द टाइम ऑफ मैरिज, वेयर एज शिया में विटनेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज। सो इस तरह के जो भी डिफरेंसेस हैं ये ना केवल मैरिज के रिस्पेक्ट में बल्कि डाइवोर्स के रिस्पेक्ट में भी, गार्जियनशिप में, सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको सुन्नी और शिया स्कूल में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मुस्लिम लॉ में ये जो डिफरेंसेस हैं इनको याद रखना है। उसके अलावा काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो मुस्लिम लॉ में देखने को मिलती हैं। कैसी टर्म्स? फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। अब इंग्लिश में इसे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कह रहे हैं बट इसको ख्यार उल बुलुग भी कहा जाता है। सो इस तरह से आपको जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ये भी ध्यान रखनी है। ओके, एंड ये सभी वीडियोज़ देखिए हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनसे अपना देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एविडेंस और आईपीसी। सो एविडेंस और आईपीसी की जब हम बात करते हैं तो दोनों के लिए ही आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है ऑन इलस्ट्रेशंस। यहाँ से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। जो डायरेक्ट में इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है डिट्टो वही इलस्ट्रेशन आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ से, किस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछा गया है। ओके, सो आपको इलस्ट्रेशंस पर बहुत फोकस करना है। उसके अलावा यहाँ पर भी सिमिलरली आपको डायरेक्ट तो पता होना ही चाहिए। सेक्शंस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो तो हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। आईपीसी से रिलेटेड देखिए जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो कि आप हमेशा से पढ़ते रहे हैं, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, डुडले स्टीफन वाला केस है, इस तरह से आर वर्सेस गोविंदा मर्डर से रिलेटेड केस, इस तरह से जो भी इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं वो आपको एक बार थोड़ा आप ब्रशअप कर लीजिएगा। एविडेंस से कुछ ऐसा खास केस लॉज नहीं पूछे जाते। ओके, सिमिलरली सीपीसी से रिलेटेड भी कोई ऐसे खास इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा केस लॉज का नहीं है कुछ चक्कर, लेकिन आपको सीपीसी में क्या करना है, ऑर्डर्स और सेक्शंस की कनेक्टिविटी वो ज़रूर ध्यान रखनी है कि क्या पर्टिकुलर ऑर्डर किस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड है। उसके अलावा आपको ऑर्डर्स के साथ साथ रूल्स को भी ध्यान रखना है। कई बार देखिए बहुत डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस ऑर्डर के किस पर्टिकुलर रूल में ये बात लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इन ऑर्डर 7 रूल 11, उसके जो ग्राउंड्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप MCQ ज़रूर सॉल्व करें। सीपीसी में आप बार बार MCQs को सॉल्व करें। जितना आप ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे उतना ही आपको पता चलता रहेगा कि सीपीसी के अंदर क्या क्या वो एरियाज़ हैं जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड जिस एरिया से रिपीटेडली क्वेश्चन बन रहे हैं इसका मतलब यही वो एरियाज़ हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस एग्जाम। सो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को पता लगाने का तरीका क्या है, MCQs को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करें। नेक्स्ट अबाउट हम TPA एंड CRPC। सो जब आप बात करते हैं TPA और CRPC तो यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट तो आपको हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज़रूर पढ़ना है, सेक्शंस को याद करना है। TPA में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, मतलब आपको ये नहीं है कि सारे ही सेक्शंस पढ़ने हैं। यहाँ पर भी सेट पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, वहीं से रिपीटेडली क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। ओके, तो वही आप बार बार रिवाइज करें। सिमिलरली विद CRPC में भी पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, जैसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो एरिया है वो इम्पॉर्टेंट है, ट्रायल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एरिया है, सेक्शन 26 आपका इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं एरियाज़ को आपको पढ़ना है। बट द मेन थिंग जो कि इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको फॉलो करनी है वो क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट पर ज़रूर फोकस करना है। सभी सब्जेक्ट्स के आपको क्या करना है, डायरेक्ट सबसे पहले पढ़ने हैं। जब आपको लगे डायरेक्ट आपने कर लिया है तो आप MCQ सॉल्व करें।
बैरक पढ़ते समय इलस्ट्रेशंस पर बहुत फोकस करें एंड जो भी लैंडमार्क केस लॉज हैं उनको ध्यान रखें एंड कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वहाँ पर आपको लैंडमार्क के साथ साथ लेटेस्ट जो केस लॉज हैं वो भी पढ़ने हैं। ओके, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करें ताकि आप समझ सकें कि आपकी तैयारी किस प्रॉपर वे में जा रही है, कि क्या आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ओके, अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि हमने यहाँ पर देखा कि ये तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं और अगर इन 7 सब्जेक्ट्स को हम अभी से भी पढ़ना शुरू करें तो भी हम 1 महीने में इन्हें कैसे कवर करेंगे। ये तो मैम आपने बताया ही नहीं इन्हें कैसे कवर करें। तो द थिंग इज़ कि आप अगर एक ही सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर भी नहीं सकते कि आप एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट्स को सुबह से शाम तक पढ़े जा रहे हैं, बिकॉज मोनोटोनी जो है वो आपको बोर्डम की तरफ लेकर के जाती है। अगर एक ही जैसा सब कुछ चलता रहे तो आप बोर होने लगते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है कि आप केवल एक ही सब्जेक्ट को पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हैं। आप क्या करें, किसी भी 2 या 3 सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनाएं। अब ये ग्रुप आप कैसे बनाएंगे ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज हर एक स्टूडेंट का एक अपना कंफर्ट होता है। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा आप इन 7 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करें, उनका एक ग्रुप बनाएं। कैसे कि सपोज आप CRPC को, IPC को और हिंदू मैरिज एक्ट को, केवल हिंदू मैरिज एक्ट में बोल रही हूँ कि इन 3 सब्जेक्ट्स को आप एक साथ पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सपोज आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो सुबह आपने 2 घंटे CRPC पढ़ा, 1 घंटे आपने CRPC पढ़ा, 1 घंटे MCQ किया, फिर आपने ब्रेक लिया, आपने फिर 2 घंटे IPC पढ़ा, IPC में भी सिमिलरली बैरक पढ़ा, MCQ किए, फिर आपने 2 घंटे हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा, MCQ किया, बैरक पढ़ा। तो इस तरह से आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ें या आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ें, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। दिस इज़ योर चॉइस कि आपको किन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनाना है। ओके, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इस तरह से पढ़ रहे हैं, ग्रुप बना करके पढ़ रहे हैं, तो आप नया जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ पुराना जो भी आप पढ़ चुके हैं उसको भी रिवाइज करते चलें। कि सपोज आपने ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनका ग्रुप बनाया और ये कवर हो गया, आपने कंप्लीट कर लिए तीनों सब्जेक्ट्स, तो उसके बाद ऐसा नहीं करना है कि आपने इन तीनों सब्जेक्ट्स को रख दिया और बहुत समय तक पढ़ा ही नहीं। आपको क्या करना है, इनका जो इंडेक्स है, ठीक है, बैरक में सबसे आगे इंडेक्स होता है, तो जो इंडेक्स है आपको उसे इंडेक्स से रिवाइज करते रहना है थोड़े थोड़े सेक्शंस की। सपोज आपने केवल हिंदू मैरिज एक्ट उठाया, उसके 10 सेक्शंस बैरक से एक बार देख लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, बैरक से भी सेक्शंस को रिवाइज करते चलें, बिकॉज रिविजन इज़ द की, रिविजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। नाउ हम आते हैं एक अलग क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज़ रिगार्डिंग द कट ऑफ मार्क्स। देखिए, कट ऑफ मार्क्स पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको पता होगा कि आपको इतने मार्क्स में से इतने मार्क्स लाने हैं तभी आप उतनी मेहनत कर पाएंगे। तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है कि 50 क्वेश्चंस GK प्लस 150 क्वेश्चंस ऑफ सेकेंड पेपर। सो टोटल आपसे यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम हो रहा है ऑफ टोटल 200 मार्क्स। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 200 नंबर के। अब यहाँ पर हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ कितना रहा है। सो जो आपका एग्ज़ाम था ऑफ ईयर 2018 के एग्ज़ाम में जो कट ऑफ थी फॉर अनारक्षित मीन्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहा दैट वाज 162.50 मार्क्स। इतना कट ऑफ उस समय रहा था। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर 2019 का जो पेपर था वहाँ पर कट ऑफ कितना रहा था, 145.75 मार्क्स। और ये दोनों ही कितने में से है, 200 मार्क्स में से इतने मार्क्स का कट ऑफ जो है वो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है। क्यों हाई जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर सीट्स भी कम होती हैं। देखिए, कट ऑफ हाई जाने के काफ़ी रीजंस हैं। एक तो सीट यहाँ पर कम है,
इसीलिए कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है या उसका लेवल क्या रहा, उसके ऊपर भी काफ़ी बार डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना रहेगा। सो अगर यहाँ पर कट ऑफ 162 रहा था, इट मीन्स यहाँ इस समय पेपर जो है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहा होगा, ईजी लेवल पर रहा होगा। तो क्वेश्चन पेपर किस तरह का आया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना रहेगा। तो आप क्या करें, अपने माइंड में एक सेट करके रखें कि आपको 150 प्लस ही स्कोर करना है। देखिए इतना स्कोर करेंगे तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एग्ज़ाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको 150 प्लस स्कोर करना होगा इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। एंड आप क्या करें, जब आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सही लेवल पर आ जाए तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करके पता लगा सकते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट करते हैं आपके फ़ायदे की बात। आपके फ़ायदे की बात दैट इज़ हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं इन योर प्रिपरेशन। सो हम अपने चैनल पर देखिए काफ़ी कुछ डिपेंड करता है ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसा ही हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। सो हम क्या करने वाले हैं, हमारे चैनल पर मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज़, वो भी सबसे पहले हम जीके का जो पोर्शन है वहाँ से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या क्या MCQ बन सकते हैं उसका एक प्रॉपर सीरीज़ आपके लिए लेकर के आएंगे, जो कि आपका इस एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। प्लस हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, देखिए अगर आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि राजस्थान के एग्ज़ाम से पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को। तो सिमिलरली अगर आप चाहते हैं तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी अपने चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप एनालाइज कर सकेंगे प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं और आपको किस तरह से प्रिपरेशन को क्या डायरेक्शन देनी है। प्लस हम क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हम हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट को हम रिवाइज कर चुके हैं। मुस्लिम लॉ से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट रिवीजन के टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं अपने चैनल पर। सो इसी तरह से हम क्विकली रिवीजन भी कर सकते हैं एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के छोटे वीडियोस हम लेकर के आएंगे। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लॉ में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड मुझे लग रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे कि सपोज आईसीजे से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस तरह से हम वीडियोस लेकर के आएंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन हेल्प इन योर प्रिपरेशन एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। देखिए अगर आपको ये हेल्पफुल लगा सो डू हिट द लाइक बटन। आप अपने जो भी व्यूज़ हैं सब कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। बिकॉज हम अपने चैनल पर अब एक प्रॉपर मैनर में आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत सी वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। सो ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, इसीलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू।